नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट मैराथन इसलिए है क्योंकि जो है इसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला आज हम करने वाले हैं। आदिकाल से संबंधित प्रश्न करेंगे। आदिकाल में जिन जिन साहित्य का विकास हुआ है, चाहे जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है या फिर रासो साहित्य है, उन सभी से संबंधित प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। कंटेंट की क्लास मैं कल करा चुकी हूँ। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है कंटेंट की। उसमें सिर्फ आप ये लगा लीजिए शॉर्ट नोट्स की तरह जो है वीडियो है, उसमें एक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं है। सारी की सारी जो वीडियो है वो बिल्कुल ही कंटेंट ओरिएंटेड है, तो ज़रूर देखिएगा। आज शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो देखिए पहला प्रश्न है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासों की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? और विकल्प है हमारे 1 रासक, 2 रसिक, 3 रास, 4 रासो। तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जो है वो रसिक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? और विकल्प है हमारे 1 डिंगल, 2 पिंगल, 3 अवहट और आगे है देशज भाषा। तो देखिए अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से जो बनती है वो है पिंगल। ठीक है, पिंगल भाषा कौन सी होती है? जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मेल होती है। इसके अलावा डिंगल कौन सी होती है? जो अपभ्रंश और राजस्थानी का मेल होती है, वो होती है डिंगल। और आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहते हैं? विकल्प है हमारे पुष्पदंत, राम सिंह, स्वयंभू या फिर धनपाल। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाएगा। हम रैपिड फायर राउंड से जो है क्वेश्चंस करेंगे ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज करने का मौका मिले। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह या फिर राजा भानु प्रताप सिंह। तो जो विद्यापति थे वो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। हम पे क्वेश्चंस को जो है एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि कंटेंट की क्लास मैं आपको कल करा चुकी हूँ। अगर आप उसे एक बार देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उसको ज़रूर देखें। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? और विकल्प है हमारे ढोला मारूरा दुहा, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा और महापुराण। तो धनपाल ने भविष्यत कहा लिखी है। विकल्प 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, कुशल कौन थे? और विकल्प है हमारे वीरगाथा काल के कवि, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता, एक जैन कवि या फिर राम कथा के कवि। तो जो कुशल लाभ है आपको पता होगा ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं। उनकी रचना जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और परीक्षा में बार बार जो है पूछी भी जाती है। ठीक है, ढोला मारूरा दुहा क्या है? तो यह गद्य पद्य में लिखा हुआ एक साहित्य है, रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, सुमेलित कीजिए। रचयिता और काव्य ग्रंथ हमें दिए गए हैं और इन्हें हमें जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए काव्य ग्रंथ, खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दुहा, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। रचयिता है अमीर खुसरो, भट्ट केदार, कुशल लाभ, मधुरकर कवि। देखिए जब आपको इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आपको सबसे पहले उस आंसर को देखना चाहिए जो कि आपको श्योर होता है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा प्रश्न वहीं से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि इसमें पहले है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? तो उनकी रचना है खुसरो की पहेलियाँ। तो 1 का 1। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 का 1 लगाते हैं तो पहला विकल्प और चौथा विकल्प हमारा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा विकल्प है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? तो ढोला मारूरा दुहा जो है किसकी रचना है? कुशल लाभ की रचना है। ठीक है, तो बी का 3। तो इस तरह से देखिए इसमें बी का 2 दिया हुआ है, इसमें बी का 3 दिया हुआ है। तो जो विकल्प 4 है वो हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है? और विकल्प है हमारे खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रिज भाषा या फिर मैथिली। तो देखिए खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो विकल्प 1 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? और विकल्प है हमारे राजस्थानी, गुजराती, बंगाली या फिर मैथिली। तो डिंगल भाषा जो है अपभ्रंश के साथ राजस्थानी के मेल से बनती है। डिंगल भाषा काफ़ी कर्कश भाषा थी या फिर कह लीजिए कि कठोर लगने वाली भाषा थी, तो धीरे धीरे जो है इसकी प्रयोग में कमी आती गई और जो पिंगल भाषा है उसके प्रयोग में वृद्धि होती चली गई थी आदिकाल में। ठीक है, डिंगल भाषा इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी कि पिंगल भाषा हुई थी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? और विकल्प है हमारे खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्र बरदाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले खुसरो थे। मैंने आपको अभी बताया कि उन्हें पहला कवि भी कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का। प्रश्न संख्या 11 देखिए, इसमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ठीक है, और विकल्प है हमारे स्वयंभू, धनपाल, जयिंदु, विद्यापति। तो इसमें देखिए जो विद्यापति है उनका संबंध जैन धर्म से नहीं है। विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 12, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? विकल्प देखते हैं, 1 चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर गोरखनाथ। तो आदिकाल में जो मनोरंजक साहित्य है उसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। विकल्प 3 हमारे सही हो जाते हैं क्योंकि अमीर खुसरो ने जो मुकरियाँ लिखी थी, पहेलियाँ लिखी थी, वो आदिकाल में मनोरंजन का एक साधन थी, मनोरंजन की रचना थी। तो विकल्प 3 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य ग्रंथ और सूची 2 में रचयिता हैं। तो देखिए पहले काव्य ग्रंथ, बीसलदेव रासो, बुद्धिरास, चंदनबाला रास, गौतम स्वामी रास। और रचयिता हैं उदयवंत, शालिभद्र सूरी, नरपति नल्हा और आसगु कवि। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपको कोई भी ऐसा जो है रचना है जो आपको आती है तो आप पहले उसे देखिए। जैसे कि मुझे सबसे जो इसमें आसान लगता है वो है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नल्हा की रचना है। तो ए का 3 जिसमें आता है वही हमारा सही हो जाता है। तो देखिए विकल्प 2 में जो है ए का 3 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आगे मिलान करें तो बी बुद्धिरास जो है वो किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। और चंदन बाला रास आसगु कवि की रचना है। और गौतम स्वामी रास किसकी रचना है? उदयवंत की रचना है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे है अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैली कौन सी प्रयोग की गई थी? दोहा शैली, पदरिया शैली, गे शैली या फिर ये सभी। तो देखिए अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैली जो है काफ़ी प्रयोग की गई थी। तो इसमें जो गे है, दोहा है, पदरिया है, ये सारी शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है अपभ्रंश साहित्य में। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 काव्य ग्रंथ और रचयिता हमें दिए गए हैं। तो पहले काव्य ग्रंथ देखिए, हमीर रासो, प्रमाल रासो, कछूली रास और ढोला मारूरा दूहा। रचयिता है कुशल, प्रज्ञा तिलक, जगनिक और शारंग धर। तो देखिए अमीर रासो किसकी रचना है? हमीर रासो जो है वो किसकी? शारंगधर की रचना है। तो 1 का 4 हो जाता है। प्रमाल रासो जगनिक की रचना है। तो 2 का 3, बी का 3। उसके बाद कछूली रास की अगर हम बात करें तो कछूली रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। और ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ की रचना है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे प्रश्न संख्या 16, खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100, 150, 120 या फिर 200। देखिए खुसरो जो कि हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं, उनकी ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सिद्धों का काल किस शती का माना जाता है? और विकल्प है हमारे दूसरी शती, तीसरी शती,
चौथी शती या फिर 5वीं शताब्दी। तो देखिए इसमें जो है सिद्धों का काल चौथी शताब्दी से माना जाता है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 18। खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया है? और विकल्प हैं सितार, गिटार, बांसुरी या फिर पखावज। तो खुसरो ने जो है सितार का आविष्कार किया है, पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, खुसरो के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, पूछ लिया जाता है खुसरो के गुरु का क्या नाम था, और विकल्प है हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखिए जो खुसरो के गुरु थे वो कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया जी जो थे वो खुसरो के गुरु माने जाते हैं, तो पहला विकल्प हमारा इसमें सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 20, स्वयंभू रचित कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है? और विकल्प है हमारे पौम चरियू, नागकुमार चरियू, संदेश राशक और परमात्मा प्रकाश। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। राम कथा से निर्मित जो रचना है, रचित ग्रंथ है स्वयंभू जी का, वो है पौम चरियू। पौम चरियू का अर्थ ही होता है रामायण। ठीक है, तो पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, चंद्रप्रदाई किसके दरबारी कवि थे? और विकल्प है हमारे मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो चंद्रप्रदाई जिनको चंद भी कहा जाता है, पर पृथ्वीराज गौरी के दरबारी कवि थे और उनके बचपन के सखा भी कहे जाते हैं। तो विकल्प 2 जो है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? और विकल्प हैं विशाखा दत्त, भट्टनारायण, हर्षवर्धन, शूद्रक। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है किसकी है? विशाखा दत्त की है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, वज्रयान के अनुयायी कौन कहलाते हैं? और विकल्प है हमारे सिद्ध, नाथ, वैष्णव या फिर शाक्त। तो वज्रयान के अनुयायी कौन थे? तो सिद्ध जो थे वो वज्रयान के अनुयायी थे। सिद्ध साहित्य का जो विकास है वो वज्रयान से ही माना जाता है, सिद्धों का। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम अनुसार है? ठीक है, तो इसमें विकल्प आना था, कौन सा विकल्प कालक्रम अनुसार है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, और हमारे विकल्प हैं सरहपा, शबरप्पा, लुयप्पा, कन्हैप्पा। दूसरा विकल्प है हमारा शबरप्पा, सरहपा, कन्हैप्पा, लुयप्पा। आगे है लुयप्पा, सरहप्पा, कन्हप्पा और शबरप्पा, और उसके बाद आता है सरहप्पा, शबरप्पा, कन्हप्पा और लुई अप्पा। तो अगर देखिए हमें इन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। सबसे पहले सरहपा आते हैं, सरहपा के बाद शबरप्पा, शबरप्पा के बाद लुईअप्पा और लुईअप्पा के बाद कन्हैप्पा। तो पहला जो विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? और विकल्प है हमारे नाथ संप्रदाय, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। उसके बाद है सिद्ध संप्रदाय, आगे है जैन संप्रदाय और अंतिम है बौद्ध संप्रदाय। तो नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में की जाती है। नाथ संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि नारी जो है वो मोक्ष में एक तरह से बाधा होती है, तो इसलिए नारी से दूर रहने की जो है उसमें सलाह दी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखिए, इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? और विकल्प है हमारे प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली या फिर पद्मावत। तो देखिए जो पद्मावत है वह आदिकाल की रचना नहीं है, तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा से हुई है? और विकल्प है हमारे अपभ्रंश, बांग्ला, मैथिली या फिर
मागधी। तो विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में रचित काव्य है, ठीक है। और विद्यापति पदावली के कारण ही जो है विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई थी। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? विकल्प देखते हैं, पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह ने लिखी है, दूसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे जगन्नाथ दास, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर स्वयंभू। तो वर्ण रत्नाकर आपको पता है किसने लिखी है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 30, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? विकल्प है 1 बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो या फिर खुमान रासो। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी जो है पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। और पृथ्वीराज रासो ही एक ऐसा महाकाव्य है जो कि सबसे ज़्यादा विवादित है, क्योंकि इसे कुछ विद्वान जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक भी मानते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, श्रवकाचार्य के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे देवसेन, धनपाल, राम सिंह या फिर जयेंदु। तो श्रवकाचार्य के रचयिता कौन है? देवसेन है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? और विकल्प है हमारे पदावली, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या फिर प्राकृत पेंगलम। तो जो पदावली है विद्यापति पदावली वो जो हिंदी मैथिल में लिखी गई है, ठीक है। तो मैथिल की रचना कौन सी है? विकल्प 1 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? और विकल्प है हमारे 1 जैन साहित्य, 2 सिद्ध साहित्य, 3 नाथ साहित्य और 4 रासो साहित्य। तो देखिए आदिकाल में सबसे ज़्यादा जो साहित्य है रचे गए हैं वो रासो साहित्य है। रासो साहित्य की रचना आदिकाल में सबसे ज़्यादा हुई है। और रामचंद्र शुक्ल ने जो शुक्ल जी हैं उन्होंने भी 12 रासो ग्रंथों के आधार पर ही जो है आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। 12 ग्रंथों के आधार पर, उन 12 ग्रंथों में से जो है 9 ग्रंथ रासो साहित्य से माने जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 देखिए, जलहन कौन था? और विकल्प है हमारे चंद्रप्रदायी का पुत्र, पृथ्वीराज का मित्र, चंद्रप्रदायी का नाई या फिर पृथ्वीराज का सेनापति। तो जलहन जो थे वो कौन थे? चंद्रप्रदायी के पुत्र थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया था, पूर्ण किया था, क्योंकि चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज की सहायता के लिए चले गए थे और उन्होंने जो पृथ्वीराज रासो साहित्य है, ग्रंथ है, उसको जलहन को सौंप दिया था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 35, कन्हप्पा के कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? और विकल्प है हमारे 16, 36, 70 या फिर 74। तो कन्हप्पा ने कुल 74 ग्रंथों की रचना की है। विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, विजयपाल रासो की भाषा कौन सी है? और विकल्प हैं डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो देखिए प्राकृत जो है विजयपाल रासो की रचना नहीं है, ठीक है। विजयपाल रासो की रचना कौन सी है? डिंगल जो है वो विजयपाल रासो की भाषा है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? और विकल्प है हमारे सूफी, शैव, वैष्णव या फिर शाक्त। तो देखिए जो विद्यापति जी थे वो शैव मत के, किसके? शैव मत के अनुयायी माने जाते हैं। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? और विकल्प है हमारे परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो। तो छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, क्योंकि इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 प्रकार के छंदों का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 39, शिलाओं पर लिखित ग्रंथ कौन सा है?
विकल्प देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और चर्यापद। तो शिलांकित लेख जो है वो कौन सा है? राउल वेल जो है एक शिलांकित लेख है, ग्रंथ है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखिए। दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया है? और विकल्प है हमारे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोहा कोश का जो संपादन है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? और विकल्प है हमारे वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वात्सल्य रस। ठीक है, तो देखिए विद्यापति पदावली की जो रचना है, जो साहित्य है, विद्यापति जी ने लिखा है। और उसकी अगर मैं रस की प्रधानता की बात करूँ तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। उस जो है वर्षा के दिनों में विद्यापति पदावली के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? और विकल्प देखते हैं। 36, 35, 59 या फिर 69। तो पृथ्वीराज रासों में कुल सर्गों की संख्या 69 है। विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 43। गोरखनाथ किसके अवतार माने जाते हैं? और विकल्प हैं हमारे कृष्ण, राम, शिव या फिर इंद्र। तो गोरखनाथ जो है वो शिव के अवतार माने जाते हैं। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 44। सिद्धों की वाममार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में कौन सी साधना पद्धति आरंभ हुई थी? और विकल्प देखते हैं। वज्रयान साधना, महायान साधना, वामपंथियों की हठयोग साधना या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए सिद्धों की वाममार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में जो है वामपंथियों की हठयोग साधना का जो है आरंभ हुआ था। हठयोग साधना क्या होती है? हठयोग में जो है और ठे का अलग अलग जो है महत्व माना गया है का अर्थ माना गया है सूर्य। ठीक है का अर्थ माना गया है सूर्य और ठे का अर्थ माना गया है चंद्रमा। ठीक, तो इस तरह से जो है चांद और सूरज की साधना करने को जो है वामपंथियों ने हठयोग साधना का नाम दिया है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 45। अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? विकल्प देखते हैं। महापुराण, पौमचर्यु, संदेश राशक या फिर भविष्यत कहा। तो अपभ्रंश साहित्य में जो अब्दुल रहमान की रचना है वह संदेश राशक है। तीसरा विकल्प जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और कवि हमें दिए गए हैं चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर। दूसरा विकल्प है कबीर, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई। तीसरा है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति और कबीर। और अंतिम में है अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति और कबीर। तो अगर हम इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आते हैं चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई के बाद कौन आता है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के पश्चात विद्यापति और उसके बाद कबीर। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 47। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखिए। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ, राम सिंह, धनपाल या फिर पुष्पदंत। तो ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ ने लिखा है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है ढोला मारूरा दुहा। प्रश्न संख्या 48। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कौन से कवि हैं हमें बताना है। विकल्प हमें दिए गए हैं। विद्यापति, अमीर खुसरो, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। मैथिल कोकिल किस साहित्य के लिए उन्हें जो है उपाधि दी गई थी? तो पदावली के लिए उन्हें उसके मैथिल कोकिल की उपाधि से नवाजा गया था। प्रश्न संख्या 49 देखिए। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्र साहित्य का संबंध किस रस से था?
और विकल्प है हमारे श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस और शांत रस। तो देखिए रासो साहित्य का संबंध जो था वो किससे था? वीर रस से था। रासो साहित्य जो लिखे गए हैं वो मुख्यतः दो रूपों में लिखे गए हैं। एक है वीर रस या फिर वीर गीत जिसे कहा जाता है, ठीक है, और दूसरे थे प्रबंध काव्य। तो रासो साहित्य को अगर हम विभाजित करते हैं तो दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, वीर गीत और प्रबंध काव्य, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? और विकल्प है हमारे गारसादा तासी, पंडित रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल या फिर पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो रसायन शब्द से रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 51, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? 1 हेमचंद्र, 2 स्वयंभू, 3 रामचंद्र और 4 सोमप्रभ सूरी। तो देखिए हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, सरहपाद का समय राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? और विकल्प है हमारे 7वीं शती, ठीक है, 7वीं शती, 10वीं शती, 4थी शती या फिर 13वीं शती। तो जो राहुल सांकृत्यायन है वो 7वीं शती सरहपाद का समय मानते हैं। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में देखते हैं पहले रचना दी गई है और दूसरे में रचनाकार, ठीक। तो आगे है, पहले है भविष्यत कथा, भविष्यत कहा। दूसरी रचना है परमार्थ प्रकाश, सी है पाहुड़ दोहा और अंतिम है संदेश राशक। अगर हम बात करें रचनाकारों की तो पहले है अब्दुल रहमान, धनपाल, जोइंदू और उसके बाद है राम सिंह, ठीक है। तो भविष्यत कहा किसने लिखी है? भविष्यत कहा लिखी है जो है भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, तो 1 का 2। परमार्थ प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो जोइंदू की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह ने लिखी है और संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और विकल्प है हमारे स्वयंभू, विद्यापति, कबीर, चंद्रबरदाई। दूसरा विकल्प है विद्यापति, कबीर, चंद्रबरदाई, स्वयंभू। तीसरा है विद्यापति, कबीर, स्वयंभू, चंद्रबरदाई और अंतिम है कबीर, स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई। तो देखिए अगर कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। सबसे पहले आते हैं स्वयंभू, उसके पश्चात विद्यापति, विद्यापति के बाद कबीर और अंत में चंद्रबरदाई का नाम जो है लिया जाता है। प्रश्न संख्या 55, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ये रासो है, राशि नहीं है, ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? और विकल्प है रामायण, रासक, रास या फिर रसिक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो विकल्प 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? और विकल्प है हमारे अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति और स्वयंभू। तो देखिए अभिनव जयदेव जो है विद्यापति जी को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है अभिनव जो जयदेव हैं उनकी जो है रचना की काफ़ी उनकी रचना से सुमेलित है, ठीक है। तो विद्यापति जी को एक तो मैथिल कोकिल कहा जाता है, एक अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी, एक कवि कंठ की उपाधि मिली थी, ठीक है। देखिए अगर आप कंटेंट की क्लास देखोगे तो आपको जो है सारी जानकारी हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न 57, निम्नलिखित रचनाओं में आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचनाओं को आरोही कालक्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो हमें रचनाएं दी गई हैं पहुमचर्यू, महापुराण, ढोला मारूरा दुहा और संदेश रासक। आगे है ढोला मारूरा दुहा, महापुराण, पहुमचर्यू, संदेश रासक। तीसरा विकल्प है संदेश रासक, महापुराण, ढोला मारूरा दुहा, पहुमचर्यू और अंतिम है महापुराण, पहुमचर्यू, संदेश रासक, ढोला मारूरा
दूहा। ठीक है, तो अगर इन्हें आरोही रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 58, कामिनी करय सनाने हेरत ही दृश्य हनय पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? और विकल्प है हमारे अमीर खुसरो, विद्यापति, जयदेव, आसगु। तो कामिनी करई सनाने विद्यापति जी की पंक्तियां हैं, दूसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखिए, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? और विकल्प है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जैन मत का प्रचार जो है गुजरात में सबसे अधिक माना जाता है, पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? और विकल्प हमें दिए गए हैं, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। दूसरा विकल्प है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। आगे है खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। और अंतिम है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और खुमान रासो। ठीक है, तो अगर हम इनको कालक्रम अनुसार रखते हैं तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 61, सिद्धों व नाथों की संख्या क्रमशः कितनी है? और विकल्प है हमारे 84, सिद्ध नाथ 9, सिद्ध 9, 84 नाथ, 86 सिद्ध, 6 नाथ या फिर 6 सिद्ध 86 नाथ। तो देखिए मैंने आपको कंटेंट वाली क्लास में भी कराया हुआ है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या 84 थी। और नाथों की संख्या कितनी थी? तो नाथों की संख्या 9 थी। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है, 84 सिद्ध और 9 नाथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 देखिए, उपदेश रसायन रास के लेखक कौन है? और विकल्प है हमारे जिनी दत्त सूरी, धनपाल, पुष्पदंत और स्वयंभू। तो उपदेश रसायन रास जिनी दत्त सूरी जी की रचना है, पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, श्रावकाचार की रचना कब हुई है? और विकल्प है हमारे 900 ईस्वी, 939 ईस्वी, 1000 ईस्वी या फिर 1133 ईस्वी। तो देखिए श्रावकाचार जो कि देवसेन की रचना है, उसके प्रकार अगर रचना काल की मैं बात करूँ तो 1939 जो है उसका रचना काल माना जाता है। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 64, आलाखंड के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे चंद्रबरदाई, जगनिक, स्वयंभू या फिर शिवानंद। ठीक है, तो आलाखंड जो है उसका एक अन्य नाम भी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका अन्य नाम क्या है, और अंत में जो है मैं इसका आपको आंसर करती हूँ। तो आलाखंड के जो रचयिता हैं वो जगनिक है, दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 देखिए, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन किस तरह से होगा? पहले सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, कौन कौन से मतलब ऐसे साहित्य है जिसका इसमें विकास हुआ है, आप ये भी कह सकते हो। तो वर्ग विभाजन जो किया गया है वो हमें बताना है। पहला विकल्प है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आगे है नाथ साहित्य, तीसरा रासो तथा लौकिक साहित्य और अंतिम है उपरोक्त सभी। तो देखिए आदिकालीन साहित्य का जो वर्ग विभाजन है ये चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, इन सभी को जो हम हैं अध्ययन करते हैं, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते हैं? और विकल्प है हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण या फिर शैव। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत आते हैं, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है उसका उद्भव ही
बौद्ध शाखा से हुआ है। ठीक है, तो पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार किया जाता है? और विकल्प है हमारे महायान, वज्रयान, हीनयान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के जो है इनमें से कोई भी नहीं है जिस तत्व का प्रचार होता है, क्योंकि देखिए जो हीनयान महायान है वो इनकी शाखाएं हैं। ठीक है, हीनयान, महायान, वज्रयान ये शाखाओं के नाम है, ये किसी जो है तत्व के नाम नहीं है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि कौन थे? और विकल्प है हमारे सरहप्पा शबरप्पा, लुयप्पा डोम्बिरप्पा, कन्हप्पा कुकुरिप्पा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सिद्ध साहित्य के मुख्य सिद्ध कवि की बात करूँ तो मैं ये सभी जो हैं मुख्य हैं। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और विकल्प है हमारे डोम्बिप्पा, शबरप्पा, कन्हप्पा, सरहप्पा। दूसरा विकल्प है शबरप्पा, कन्हप्पा, सरहप्पा, डोम्बिप्पा। तीसरा विकल्प है सरहप्पा, शबरप्पा, कन्हप्पा या फिर डोम्बिप्पा। और चौथा विकल्प है ये कंपा लिख गया है, कन्हप्पा है ये। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है। कन्हप्पा, शबरप्पा, सरहप्पा और डोम्बिप्पा। तो कवियों को यदि हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। सबसे पहले आते हैं सरहप्पा, सरहप्पा के बाद शबरप्पा, शबरप्पा के बाद कन्हप्पा और अंत में जो है डोम्बिप्पा आते हैं। तो विकल्प 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? और विकल्प है हमारे 1 पूर्वी क्षेत्र, 2 पश्चिमी क्षेत्र, 3 दक्षिण क्षेत्र या फिर 4 उत्तरी क्षेत्र। तो सिद्ध साहित्य का जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र माना जाता है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 71, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? और विकल्प है हमारे 90, 70, 100 या फिर 84। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया है? और विकल्प है हमारे पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। तो जैन साहित्य का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 74, रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? और विकल्प है हमारे 1 जैन साहित्य, 2 बौद्ध साहित्य, 3 नाथ साहित्य और 4 लौकिक साहित्य। तो रास ग्रंथ जो थे जैन साहित्य के लोकप्रिय रूप है। पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45, जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत को के किस शब्द से लिया है? और विकल्प है हमारे रोष, रस, ऋषि या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जैन साधु जो है अपनी रचनाओं के पीछे रास शब्द लगाते हैं। उन्होंने जो ये रास शब्द है संस्कृत से लिया है और संस्कृत के भी रस शब्द से जो है इसका आविर्भाव माना जाता है। तो विकल्प रस 3 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 76, जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे शालिभद्र सूरी, विजय शयन सूरी, आसगु या फिर सार मूर्ति। तो भरतेश्वर बाहुबली जैसा कि आप जानते हैं शालिभद्र सूरी की रचना है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 77, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा है? और विकल्प है हमारे कबीर, नानक, सुंदरदास या फिर विद्यापति। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के जिस कवि पर सर्वाधिक आया है वो है कबीर। ठीक है, पहला ही विकल्प है जो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, नाथ साहित्य का व्यवस्थापक किसे माना गया है? विकल्प देख लेते हैं, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ या इनमें से कोई भी
नहीं। तो देखिए नाथ साहित्य के अगर व्यवस्थापक की बात करते हैं तो गोरखनाथ का नाम आता है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं का वर्णन किसमें किया है? और विकल्प है हमारे गुरु महिमा और इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और वैराग्य, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो गोरखनाथ जी ने जो अपनी रचनाओं में वर्णन किया है वो इन सभी का किया है। उन्होंने गुरु महिमा का भी वर्णन किया है, इंद्रिय निग्रह का भी वर्णन किया है, प्राण साधना का भी उन्होंने वर्णन किया है और वैराग्य को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि की भी उन्होंने जो है वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति कौन सी पाई जाती थी? 1 हास्यरस की प्रवृत्ति, 2 आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, 3 डिंगल पिंगल भाषा, या फिर 4 2 और 3 दोनों। तो देखिए रासो ग्रंथ में जो है रासो ग्रंथ किसने लिखे हैं? जो कि राज दरबारी कवि होते थे। ठीक है, और राज दरबारी कवियों के जीवन का साधन क्या था कि राजाओं के आश्रय पर वो जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे, राजाओं की कृपा पे रहते थे, तो इसलिए वे जो अपने आश्रयदाता हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते थे। अतिशयोक्ति के जो है अतिशयोक्ति हो जाती थी, इस प्रकार उनकी प्रशंसा की जाती थी, वास्तविकता से काफ़ी दूर चली जाती थी वो। ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की जाती थी। और रासो जो ग्रंथकार है उन्होंने डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। आगे देखिए प्रश्न संख्या 81, नाथपंथी योगियों में प्रमुख सिद्ध कौन है? और विकल्प है हमारे मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, गोरक्षपा, या फिर 1 और 2 दोनों। तो देखिए नाथपंथियों में मत्स्येंद्र और गोरखनाथ दोनों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ दोनों ही प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 82, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? और विकल्प है हमारे सरहपाद, शालिभद्र सूरी, चंद्रबरदाई और स्वयंभू। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है सरहपाद को पहला कवि माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को पहला कवि माना है। ठीक है, तो विकल्प अगर प्रश्न की बात करें प्रश्न 82 का, तो विकल्प पहला ही जो है हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 83 देखिए, बीसल देवरासों में कुल कितने छंद हैं? और विकल्प है हमारे, विकल्प देखिए 100, 120, 125 या फिर 140। तो बीसल देवरासों में कुल 125 छंद है। विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84 देखिए, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। और विकल्प है हमारे दलपति विजय, नरपति नलह, नल सिंह, या फिर मधुकर भट्ट। तो देखिए अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? तो नरपति नलह की जो रचना है वह अजमेर के शासक से संबंधित है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखूं तो बीसलदेव तृतीय की विवाह की जो है, जो अजमेर के चौहान राजा थे बीसलदेव तृतीय, उनका विवाह हुआ था भोज परमार की पुत्री राजमती से। तो राजमती और बीसलदेव के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा जो है नरपति नलह ने लिखी है बीसलदेव रासों में। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाता है। अजमेर के शासक से संबंधित कथा ग्रंथ किसने लिखा है? नरपति नलह। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विद्वान परमाल रासों को अर्धप्रमाणिक रचना मानता है? और विकल्प है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कवि श्यामल दास। तो देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वह परमाल रासों को अर्धप्रमाणिक रचना मानते हैं। ठीक है, परमाल रासों को अर्धप्रमाणिक रचना कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो उन्हें अर्धप्रमाणिक रचना मानते हैं। जबकि हाँ जी, जो परमाल रासो है उसी का नाम क्या है? आलाखंड भी है। ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपसे पहले पूछा था प्रश्न में कि आलाखंड किसी और रचना का नाम है, द्वितीय नाम है, तो वो कौन सी रचना है? तो परमाल रासो जो है वो रचना है। आगे देखिए, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है? 1 परमाल रासो, 2 आलाखंड,
3 पृथ्वीराज रासो और 4 बीसलदेव रासो। तो देखिए चार्ल्स इलियट ने जिस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था वो ग्रंथ कौन सा था, तो वो ग्रंथ था आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड ग्रंथ था जिसका जो है प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने 1935 में कराया था। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। पहला कथन है पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। दूसरा है बीसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। तीसरा विकल्प है अधिकतर रासो काव्य प्रमाणित नहीं है। और चौथा है बीसलदेव रासो अपभ्रंश की रचना है। ठीक है, तो अगर हम इनमें देखते हैं कि असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए जो बीसलदेव रासो है वह विजयपाल रासो, माफ़ कीजिएगा बीसलदेव रासो नहीं, जो विजयपाल रासो है वो अपभ्रंश की रचना है, यह असत्य कथन है। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 89 88 देखिए पहले, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? और विकल्प है हमारे 20, 29, 25 या फिर 24। तो जो रासक छंद है उसमें 29 मात्राएं होती हैं। दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा हमारा। उस समय में जो है एक छंद था जिसको रासक छंद कहा जाता था आदिकाल में, और उसमें जो है 29 मात्राएं होती थी। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89 89, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? और विकल्प है हमारे 1000, 2000, 4000 या फिर 5000। तो खुमान रासों में 5000 छंद हैं और यह काफ़ी विशाल ग्रंथ है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। खुमान रासों में 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 90 है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प है हमारे 1 डिंगल, 2 पिंगल, 3 अपभ्रंश और 4 प्राकृत। तो देखिए विजयपाल रासो की जो भाषा है वो कौन सी है? डिंगल भाषा है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और विजयपाल रासो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना भी है, क्योंकि यह भी उन 12 ग्रंथों में शामिल है जिसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 91, सरहपा और स्वयंभू का समय कितना माना जाता है? और विकल्प है हमारे 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी। तो देखिए सरहपा और स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 92, पुष्पदंत और धनपाल का समय किस समय माना जाता है? और विकल्प देख लेते हैं, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत और धनपाल का समय कौन सा है? 10वीं शताब्दी है। विकल्प 4 जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 93 देखिए, सोमप्रभु का समय कितना माना जाता है? और विकल्प है हमारे 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी। तो सोमप्रभु सूरी जो है उनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, अमीर खुसरो का जीवन काल बताएं। अमीर खुसरो का जीवन काल क्या था? और विकल्प है हमारे 1250 से 1350, 1248 से 1320, 1255 से 1324 या फिर 1500 से 1584। तो अमीर खुसरो का जो जीवन काल है वो 1255 से 1324 माना गया है। तीसरा विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। और अमीर खुसरो की अगर रचनाओं की मैं बात करूँ तो अमीर खुसरो जी की रचनाएं जो हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, खालिकवारी जो है ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 95, जैन और बौद्धों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की है? विकल्प देखते हैं, राजनैतिक, श्रृंगार विषयक, उपदेश प्रधान या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जैन और बौद्ध जो हैं उन दोनों ने ही उपदेश प्रधान जो दोहे हैं उनकी रचना की है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 96, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? और विकल्प है हमारे
अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। तो देखिए आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। दूसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो किस तरह से विभाजित किया जा सकता है, विकल्प देख लेते हैं। पहला है बौद्ध सिद्धों का साहित्य, दूसरा विकल्प है नाथपंथियों तथा योगियों की रचनाएं, 3 जैन मुनियों के काव्य और 4 उपरोक्त सभी। तो अपभ्रंश साहित्य को अगर विभाजित किया जाता है तो उपरोक्त सभी को जो है उसमें शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य को विभाजित करते हुए बौद्ध सिद्ध साहित्य भी आ जाता है, नाथपंथी और योगियों की रचनाएं भी आ जाती है, जैन मुनियों के काव्य भी समाहित हो जाते हैं। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 98, बौद्ध मत पतन के साथ किस और कौन से संप्रदायों में बांटा है। बौद्ध मत पतन के साथ किस संप्रदाय में बांटा है, इसमें आएगा बौद्ध मत पतन के साथ किस या फिर कौन से संप्रदायों में बटा। ठीक है, और विकल्प है हमारे महायान, हीनयान, श्रीयान और एक या दो दोनों। तो देखिए इसमें जो बौद्ध मत का पतन है उसमें या फिर जो संप्रदाय है वो कौन कौन से संप्रदाय थे इसमें, तो बौद्ध मत में 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। श्रीयान कोई संप्रदाय नहीं था, तो पहला और दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। और विकल्प 4 है जो 1 और 2 दोनों, तो चौथा विकल्प 98 प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 99, वज्रयानी लोग क्या कहलाते थे, और विकल्प हैं साधु, सिद्ध, नागा या फिर नाथ। तो देखिए जो वज्रयानी है बौद्ध शाखा से आए हैं, वज्रयानियों को जो है सिद्ध भी कहा जाता था, तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, खुमान रासों को प्रमाणिकता प्रति कहाँ संग्रहित की गई है। तो खुमान रासों की प्रमाणिकता प्रति संग्रहित कहाँ की गई है, विकल्प देखते हैं। पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या फिर ग्वालियर संग्रहालय। ठीक है, तो देखिए खुमान रासों की जो प्रमाणिक प्रति है उसको पुणे संग्रहालय में जो है संग्रहित किया गया है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, खुमान रासों की कहाँ है प्रति, तो खुमान रासों की प्रति पुणे संग्रहालय में है। और अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कितने छंद आते हैं, तो खुमान रासों में 5000 छंदों का संग्रह किया गया है। ठीक है, और खुमान रासों के अगर मैं रचना काल की बात करूँ तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनका रचना काल 9वीं शताब्दी माना है। 9वीं शताब्दी में चित्तौड़ के नरेश थे खुमान, उनके युद्धों का चित्रण जो है इसमें किया गया है। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हमने रास साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, भाषा अध्ययन चैनल से जुड़े रहिए।